नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 17 जून 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को अपन डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी समस्याएं हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार जो है 17 से 22 तक और इवन आज 16 से ही टेलीग्राम को बंद करने जा रही है। इस तरह की जो है न्यूज़ आ रही है और थोड़ी सी मुझे लग रहा है प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं टेलीग्राम को एक्सेस करने में, तो मे बी ये न्यूज़ राइट हो। तो इसके लिए एक स्टैंड बाई व्यवस्था हमने बनाई है। ठीक है, वो ये कि एक ग्रुप जो है व्हाट्सअप का क्रिएट किया गया है, तो मैं आपको उसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। तो आप पीडीएफ के लिए जो है उस लिंक को एक्सेस करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना वहाँ पे, और उसका हो सकता है फर्दर भी कुछ यूज हो हम आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, तो उस तरह से उसको यूज कर लेंगे। राइट, कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको उसमें कमेंट में डाल दी जाएगी, तो वो आप ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात, हमने डिस्कस किया था जो नॉर्मल वाला एक मोड जिसमें विदाउट जो है कैमरा और फुटेज के, तो वो 3 लोगों के सजेशन आए, लेकिन तीनों ने इसी फॉर्मेट के लिए बोला है, तो हमने इसी फॉर्मेट को कंटिन्यू करना है। ठीक है, बाकी आप सजेशन दिया करो, जब भी सजेशन मांगे जाते हैं मैक्सिमम लोग आप अवॉइड करते हो, दैट्स नॉट राइट एक्चुअली। ओके, चलिए, तो आज जो सुविचार है वो हमने ऐड कर लिया। देखिए, ऐसा है, जो अगर कोई विचार मुझे अच्छा लग जाता तो फिर मैं उसको ऐड कर देता हूँ, अदरवाइज अपन इसको स्किप करके वो डायरेक्टली स्लाइड से ऐड कर देते हैं। तो इसमें कि जुनून वह सेतु है जो आपको दर्द से बदलाव की ओर ले जाता है। देखिए, एक होता है कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन होता है कि आपकी एक रूटीन लाइफ है। मॉर्निंग 7 बजे आप उठते हैं, 10 बजे तक जो भी है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का अपना जो भी रूटीन काम है वो करते हैं। 11 बजे खाना खाते हैं, 1 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर 2 घंटे सो लेते हैं, शाम को फिर कुछ काम कर लिया, उसके बाद खाना खाए, सो गए। ये है एकदम सुपर कंफर्ट लाइफ। ठीक है, अब इससे अलग बात, जैसे मान लीजिए आपको अपनी एजुकेशन के लिए आपका एक रूटीन चल रहा है, 3 से 4 घंटे आपकी स्टडी हो जाती है, लेकिन आपको भी पता है और ये रियलिटी भी है कि इतने से काम नहीं चलना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। पेन कैसे? कि आपको घर वाला ये कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, या आपको किसी कोचिंग में जाना पड़ेगा, या आपको अपना सिटी छोड़ना पड़ेगा, अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होगी? ये अपने आप कंफर्ट जोन को छोड़ने वाली बात होगी। और जब भी अपन किसी कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि पेन होता है। मानसिक पेन भी होता है, शारीरिक पेन तो उस तरह से नहीं, लेकिन मानसिक पेन जरूर होता है। ठीक है, तो लाइफ में ना कुछ भी बड़ा चेंज करने के लिए, लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहिए। और इस तरह का पेन अगर आता है तो उसको हैप्पीली लेना भी चाहिए, क्योंकि यही आपको बदलाव अल्टीमेटली आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। यहाँ क्या बोला कि जुनून जो आपके अंदर है ना, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह की चीज़ों में। आपको जुनून का मतलब कि आपको अपने लक्ष्य के पाने के प्रति शिद्दत कितनी है, वो बेसिकली आपको इस तरफ ले जाता है। जैसे प्रत्येक सफलता के पीछे अटूट जुनून, कठोर परिश्रम का योगदान होता है। अटूट जुनून और परिश्रम, ये दोनों ही आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाने का काम करते हैं। कंफर्ट जोन से ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कंफर्ट जोन यानी आराम का सेक्टर, एक ऐसी दिनचर्या है जिसमें आपको कोई ज़्यादा मानसिक पेन नहीं आता, जस्ट रूटीन चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, उसी तरह विद्यार्थी भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रह के जो है नई ऊंचाइयां छूते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी हमने बात कर ली। अब देखिए, मोदी जी जो है 4 से 5 देशों की यात्रा पे अगेन गए हुए हैं, और आपको पता है 32 सम्मान जो है मिल चुके हैं। और पीएम मोदी जी को जो है 33वां सम्मान जो मिला है, क्या? ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस। ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस कहाँ का? स्लोवाकिया का। स्लोवाकिया का, ठीक है, ये वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है जो कि मोदी जी को दिया है। अब ये समारोह में प्रदान किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम का जो संदेश है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी सी है कि सम्मान का नाम याद रखना है, ध्यान रखना है हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया है। किस देश ने दिया? स्लोवाकिया ने। अवार्ड का नाम फिर से पढ़ लेते हैं, ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस। इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है। और पुराने जितने भी 4 से 6 जो पिछले 3-4 महीने में मिले हैं, उनके बारे में एक दिन अपन कभी रिवाइज कर लेंगे, तो मे भी एक पोटेंशियल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बस इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब देखिए, भारत का बैलिस्टिक मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है, इसने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी। मैं आपको सबसे पहले तो समझाता हूँ बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। देखिए, यहाँ फिर समझिए आप, ये है इंडिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए, और ये है आपका पाकिस्तान, ठीक है, ये आपने मान लिया। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या करती है? बैलिस्टिक मिसाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होती है, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है, पहले वो ऊपर जाती है एटमॉस्फेयर में, फिर वहाँ से जो निश्चित टारगेट है उसको अटैक करती है। ये होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या करती है? यहाँ से ऊपर
और पैरेलल ग्राउंड के जाके और इस तरह से हिट करती है। ये दोनों अंतर हो गया बैलिस्टिक मिसाइल में और क्रूज मिसाइल में। अब बैलिस्टिक मिसाइल में एक क्षमता तो भारत के पास पहले से थी, वो क्या थी कि मान लीजिए पाकिस्तान से जो है कोई मिसाइल आती है तो इंडिया उसको डिस्ट्रॉय कर देगा पहुंचने से पहले। जैसे एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, ये इसको पॉइंट ए मान लेते हैं। यहाँ से पाकिस्तान ने कोई मिसाइल लॉन्च करी, ऊपर गई एटमॉस्फेयर में, नीचे आई, यहाँ पे इंडिया ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे गिरी नहीं मिसाइल क्योंकि वो यहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, ये एक क्षमता होगी। यहाँ क्या है, मान लीजिए यहाँ पे जो है एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है, यानी वायुमंडल यहीं तक है। अब ये मिसाइल पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, जब यहाँ पहुंची तब इंडिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हुआ और मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये क्षमता इंडिया के पास पहले से थी। अब क्या किया इंडिया ने कि यहाँ से मिसाइल आई, ठीक है, पाकिस्तान से ऊपर एटमॉस्फेयर में गई, तो पहला जो इंडिया का हिट है वो यहाँ एटमॉस्फेयर में ही होगा। यानी कि 99% कोशिश की जाएगी भारत की तरफ से कि मिसाइल को यहीं न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ न्यूट्रलाइज हो गई तो नीचे आने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 1% अगर नीचे आती भी है तो ये जो सेकंड वाला डिफेंस लेयर सिस्टम है यहाँ पे खत्म कर देगा। यानी कि नीचे इंडिया में जाके मिसाइल होने की संभावना लगभग 0% के आसपास हो जाती है। ठीक है, और ये कैसा सिस्टम है, जैसे आयरन डोम बोला जाता है ईरान का, क्या बोला जाता है, आयरन डोम। ठीक है, जिसके बारे में काफ़ी बात होती है। तो इसी तरह का जो है इंडिया ने भी अपना डिफेंस सिस्टम विकसित कर लिया है। अभी हाल ही में 3 परीक्षण किए हैं। इसकी वजह से इंडिया चुनिंदा 5 देशों में शामिल हो गया। पहले कौन कौन थे, अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन, और इनके साथ में 5वां नाम जो है इंडिया का इस व्यवस्था में जुड़ चुका है। इनके अलावा किसी भी देश के पास इस तरह की मल्टी लेयर एंटी डिफेंस बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता नहीं है। मेरे हिसाब से आराम से आपने बात समझ ली होगी। पढ़ भी लेते हैं। डीआरडीओ ने लगातार 3 परीक्षण किए, वायुमंडल के अंदर भी और बाहर भी। वायुमंडल के अंदर ये और वायुमंडल के बाहर ये। ठीक है, दुश्मन की लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल है इनको मार गिराने की क्षमता का प्रदर्शन किया। देखिए टेस्ट हो गए, इस कैटेगरी में भारत शामिल हो गया। इस उपलब्धि के साथ ही भारत अब अमेरिका, रूस, इजराइल, चीन की उस विशिष्ट श्रेणी में शामिल हो गया जिनके पास मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली है। मल्टी लेयर्ड का मतलब लेयर 1 ये होगी और लेयर 2 ये होगी। ये बात भी आप समझ गए होंगे। और ये भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमता का प्रमाण है क्योंकि डीआरडीओ ने बनाया। डीआरडीओ भारत का ही संगठन है, राइट। तो ये बात आपने अच्छे से समझ ली। अब देखिए, भारत और फ्रांस के बीच इनोवेशन रोड मैप 2030 विकसित कर रहे हैं। कल हमने बात करी थी कि किस तरह जो है एआई जो है ओपन पूल वाला, ओपन सोर्स वाला विकसित कर रहे हैं भारत और फ्रांस। अब यहाँ इनोवेशन रोड मैप की बात हो रही है 2030। इसमें क्या क्या कर रहे हैं, पहली चीज एआई के सेक्टर में कोलैबोरेशन करें, जिसके बारे में हमने बात कर ली। अंतरिक्ष के क्षेत्र में और ऊर्जा के सेक्टर में भी। ये तीनों ऐसे सेक्टर है जिनमें भारत और फ्रांस एक साथ काम करेंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं एक साथ काम कैसे करेंगे। देखिए एआई में तो वो एक ओपन एआई लेके आ रहे हैं, ठीक है, प्रस्ताव रखा है। अंतरिक्ष में जैसे हमने पढ़ा था एक दिन कि आर्टेमिस जो है नासा प्लस कौन ले जा रहा है, यूरोपियन यूनियन का। इसी तरह से भारत और फ्रांस की एजेंसियां जो है साथ काम करेगी। एनर्जी में जो हरित ऊर्जा की हम बात करते हैं, मान लीजिए बैटरी बनाने की जो टेक्नोलॉजी है फ्रांस हमसे शेयर करे, तो इस तरह का जो समझौता है वो ऊर्जा के सेक्टर में भी होना है। तो ये 2030 का जो रणनीतिक सेक्टरों का रोड मैप है। व्यापार दोनों ने मिलकर दुगना करना है, ये बात भी बोली है कि दोनों के बीच में जो अभी व्यापार होता है इसको बढ़ा के दोगुना करना है। साथ ही हमने एक दिन पहले भी बात करी थी कि यूपीआई जो सिस्टम है, जैसे आप फोन पे और गूगल पे चलाते हैं, ये जो सिस्टम है ये पूरी दुनिया में बहुत लोकप्रिय हो रहा है और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हो रही है। तो फ्रांस में ऑलरेडी लागू हो गया था, लेकिन इसको और बढ़ाने पे जो है दोनों देश विचार करेंगे। तो ये जो है 3 समझौते टाइप के इनके बीच में हुए हैं। आगे हमने कल पढ़ा था कि धीरज बोमोदेवरा ने डबल में खिताब जीता है, किसके साथ मिलके, कुमकुम मोहात के साथ में। तो ये तो हमने कल पढ़ लिया था कि इन्होंने गोल्ड जीता है। इसमें जीता है, ये हो रहा है आपका जो वर्ल्ड कप हो रहा है किसका, तीरंदाजी का। कहाँ पे हो रहा है, तुर्की में। कहाँ पे हो रहा है, तुर्की में। तो इस वर्ल्ड कप में एक और खिताब इन्होंने जीता है, धीरज बोमोदेवरा ने। इन्होंने अपनी एक कैटेगरी में सिंगल में भी एक गोल्ड जीत लिया, यानी कि 2 गोल्ड जीत लिए। व्यक्तिगत रिकर्व फाइनल में दक्षिण कोरिया के ली वू सियोक, ये नाम भी आप याद रखेंगे, ली वू सियोक को हरा के पहला व्यक्तिगत विश्व कप स्वर्ण जो है, गोल्ड जो है इन्होंने जीत लिया है। पहले जो हमने कल पढ़ा था कि कुमकुम मोहात के साथ रिकर्व मिक्स स्पर्धा टीम में भी गोल्ड इन्होंने जीता था, यानी कि इनकी डबल विक्ट्री हो चुकी है। कहाँ पे हो रहा है, तुर्की में हो रहा है। तीरंदाजी का विश्व कप हो रहा है और भारत ने अपना शानदार प्रदर्शन किया है। तो इस बात को भी आप उससे रिलेट करके याद रखेंगे। ये फायदा होता है कंटिन्यूएशन में न्यूज डिस्कस करने का। चलिए आगे। अब रोमानिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। किसको नियुक्त किया है, किस राष्ट्रपति ने किया है, इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ नाम याद रखेंगे। क्या है, एड्रियन वेस्टिया।
क्या याद रखना है कि रोमानिया जो देश है, इसके नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं पीएम कौन? एड्रियन वेस्टिया। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, बस इतनी सी बात इंपॉर्टेंट है। और रोमानिया की लोकेशन एक बार आप मैप में खुद से देख लीजिए। देखिए इस तरह आप धीरे धीरे देखेंगे तो पूरी दुनिया की जो लोकेशन है आपके मन में क्लियर हो जाएगी। और जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो उन प्लेसेस को लोकेट करना, रिलेट करना, रिटेन करना, याद करना, प्रोड्यूस करना आसान हो जाता है। ठीक है, नियुक्ति की पृष्ठभूमि वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, जस्ट आप एक बार नजर मार लीजिए। अब राष्ट्रीय युवा संसद 2026 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व एक हमारी बहन करने जा रही है, अजूनी तिवाड़ी। समझाता हूँ, देखिए एक होती है संसद, जहाँ पे चुने हुए जो एमपी है वो जाते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, ठीक है, लॉ मेकिंग करते हैं। अब इसी प्रक्रिया को हमारी यूथ में भी अवेयरनेस आए, स्किल बढ़े कि किस तरह से संसदीय प्रतिनिधित्व होता है, किस तरह संसद में बात रखी जाती है, किस तरह मुद्दों पर डिस्कशन होता है, डिबेट होता है। इसके लिए राष्ट्रीय युवा संसद जो है एक कार्यक्रम जो है भारत सरकार चलाती है। और अब जो 2026 का राष्ट्रीय युवा संसद जो कार्यक्रम होने वाला है, ठीक है, होना कहाँ है ये इंपॉर्टेंट है। देहरादून की दून यूनिवर्सिटी में होना है, 17 से 19 जून तक होना है, 3 दिन का। और इसमें हमारे जयपुर की प्रतिभाशाली जो छात्रा है अजूनी तिवाड़ी, वो इसमें जा रही है राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है उसका मुख्य कार्यक्रम कोलकाता में होने जा रहा है 21 जून को 2026। जो 21 जून हर साल योग दिवस मनाया जाता है, और इस बार वाला जो कार्यक्रम है कोलकाता में होने जा रहा है। थीम याद रखेंगे आप, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। योगा फॉर हेल्दी एजिंग ये इस साल की 2026 की थीम है, जिसको आप याद रखेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? बढ़ती उम्र में शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक मजबूती, सक्रिय जीवन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये 2 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि इस साल का प्रोग्राम कहाँ पे हो रहा है? कोलकाता में हो रहा है, और साथ ही इस साल की योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, एक राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है एक इवेंट में, क्या है वो? स्वच्छ हरित विद्यालय रेटिंग। स्वच्छ हरित विद्यालय रेटिंग, ठीक है, ये एक टूर्नामेंट है SHVR। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल है ये। सबसे पहले तो ये याद रखना है किसकी है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की। ठीक है, मंत्रालय की, ये बात याद रखेंगे 2025-26 के लिए। और राजस्थान के 11 सरकारी विद्यालयों को इसके लिए जो है नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला है। ठीक है, अब कौन से विद्यालय है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मंत्री जी का वक्तव्य क्या है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये कि राजस्थान को तीसरा स्थान मिला है, क्योंकि ये इस तरह से जिले इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इतनी सी बात, यहीं तक की बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आप देख लेंगे। और दिलावर साहब ने कहा इस देश में अग्रणी राज्यों में शामिल है। अरे भाई, सफाई में शामिल हुआ, एजुकेशन में थोड़ी ना हुआ, लर्निंग्स में थोड़ी ना हुआ, उसमें आपको बहुत सारा काम करना है। निपुण की रिपोर्ट देखा कीजिए आप ना, तो वो तमाम बातें ये मंत्री जी के लिए, आपके लिए नहीं है, राइट। चलिए अब देखिए, एक सर्वे आया, एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, जयपुर को भी विश्व के 50 हाई हीट रिस्क वाले सिटीज में शामिल किया गया है। हाई हीट रिस्क का मतलब है जहाँ गर्मी का जो खतरा है वो ज़्यादा है। ठीक है, इन्होंने स्केल बनाया 0 से 1 के बीच में, यानी अगर किसी का स्कोर 0 के नज़दीक है, यानी कि वहाँ बिल्कुल खतरा नहीं है गर्मी का, है ना। और अगर 1 के नज़दीक है स्कोर, तो यहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है गर्मी का, ये इसे इंडिकेट करता है। तो 3 कैटेगरी थी इनकी। एक थी हीट का एक्सपोजर स्कोर, यानी कि गर्मी पड़ती कितनी है, तो 0.78 जो है जयपुर को मिला, ये भी हायर साइड में। संवेदनशीलता कितनी है, सामाजिक आर्थिक कमजोरी का स्तर क्या है, तो ये 0.62, इसमें थोड़ा सा एवरेज के पास है। और कैपेसिटी क्या है, यानी कि गर्मी कम करने की क्षमता कितनी है उस सिटी के पास में, तो उसमें भी हम जो है फिसड्डी साबित हो रहे हैं। और इसकी वजह से ये एवरेज होकर जयपुर का जो स्कोर है वो 0.70 है। ये आप याद रखेंगे। किसका शोध है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शोध है। तो जब भी हम एनवायरनमेंट से जुड़े हुए किसी क्वेश्चन का आंसर करें, तो यहाँ पे वो डेटा यूज कर सकते हैं कि हमारी जो काफ़ी सिटीज़ है वो इस तरह की है। क्योंकि जयपुर के अलावा कौन कौन सी? अहमदाबाद, नागपुर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद समेत 14 जो टॉप शहर है वो 50 में। देखिए, दुनिया के टॉप 50 गर्म शहरों में 14 इंडिया के हैं। और क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में हम लगातार बात करते हैं, उससे जो है ये सारी चीज़ें हो रही है। देखिए, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी, AI प्लस क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसके बारे में जहाँ भी जो भी पढ़ने को मिले आप प्लीज़ रीड आउट कीजिए, है ना, वो कहीं ना कहीं काम में आ जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए दोनों टॉपिक में। अब चेतन भगत जी जो है इंग्लिश के उपन्यासकार है, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल का समअप मैंने जो है इसमें स्लाइड्स में किया है। उन्होंने बहुत सारी बातें करी। देखिए, हम थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं क्या बातें करी है। थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, ये इसको अपन बड़ा कर सकते हैं क्या? इज दैट पॉसिबल? नहीं, नहीं है पॉसिबल, ठीक है, चलो। हाँ,
तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने 2-3 बातें बोली। इन्होंने कहा था कि कंपेयर किया बेसिकली। देखिए, एक 2011 को ले लेते हैं अपन, एक 2026 को ले लेते हैं, है ना? इससे आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? 2011 में क्या हुआ था? देखिए, कांग्रेस की सरकार थी और बहुत ज़्यादा जो है घोटाले के आरोप सरकार पे लगे, ठीक है? आरोप लगे। तो अन्ना जी थे एक महाराष्ट्र के बहुत अच्छे लीडर है, अन्ना हजारे जी, आप उनका नाम आपने सुना होगा। सामाजिक कार्यकर्ता है, बहुत सामान्य व्यक्ति है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। इन्होंने आंदोलन किया, कहाँ पे किया? दिल्ली के जंतर मंतर पे, ठीक है? और बहुत सारी इनकी मांगे थी, लोकपाल की मांगे थी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की मांगे थी। इनके साथ में भी केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ठीक है, कुमार विश्वास जैसे लोग जो है इस आंदोलन में साथ में थे और लाखों की संख्या में जो है लोग जंतर मंतर पे आया करते थे। और एक क्रांति सा भारत में उस समय स्थापित हो गया था कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ सुधार सरकार को करने पड़ेंगे। आनन फानन में सरकार लोकपाल बिल भी लेके आई और सारे दबाव में कार्य किए गए। अब आ जाइए आप 2026 में। 2026 में क्या हुआ कि एक दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट पे एक रिएक्शन आया एक व्यक्ति का, जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला था, फॉरेन में रह रहा था, ठीक है, अभिजीत करके उनका नाम है। तो उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम की, CJP कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक पेज बनाया इंस्टाग्राम पे और देखते ही देखते करोड़ों लोगों ने उसको फॉलो कर लिया, ठीक है, फॉलो कर लिया, ठीक बात है यहाँ तक। फॉलो करने के बाद में ये घोषणा करते हैं कि मैं इंडिया में आऊँगा और इंडिया में बहुत बड़ा आंदोलन करूँगा। ये भाई साहब भी जंतर मंतर पहुँचे, ठीक बात है यहाँ तक। जंतर मंतर अन्ना हजारे जी पे पहुंचे थे, जंतर मंतर ये भी पहुंचे। ये जब पहुंचे तो वहाँ कुछ 1,000 लोग थे, 2-5 हज़ार लोग, ठीक है। भाई साहब बिल्कुल निराश नहीं हुए, दोबारा अपने घर पहुंचे, मम्मी से मिले, दोबारा मोटिवेट होकर जयपुर में आए कि मुझे अब शहर शहर में जाके क्रांति करनी है। जयपुर में जब अभिजीत पहुंचे तो इनको 2-4 तो झापट पड़े यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई और यहाँ से चले गए। इस बात पे चेतन भगत ये लिखते हैं कि ऐसा क्या बेसिक अंतर आ गया एक आइडियोलॉजी में, एक थॉट प्रोसेस में, कि 2014 में एक आंदोलन इतना बड़ा बन गया जबकि 2026 में वो सिमट गया। जबकि लग रहा था कि बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी क्रांति होने वाली है, वो सिमट गया। इसके प्रमुख कारण क्या है? तो वो कारण यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। सबसे पहली चीज बोलते हैं सामान्य टीपी चैनल, यानी कि पहले सूचना का जो माध्यम था वो सिर्फ एक था, क्या था? टीवी। 2011 में तो हर न्यूज चैनल पे हर जगह सिर्फ एक ही तरह की खबर चल रही थी, एक ही तरह की चीजें लोगों के सामने आ रही थी। तो जो एक कॉमन माइंडसेट है, वो कॉमन माइंडसेट एंटी गवर्नमेंट बन गया। कॉमन माइंडसेट क्या बन गया? एंटी गवर्नमेंट बन गया। ये एक प्रमुख वजह थी। लेकिन अभी एल्गोरिदम आधारित डिजिटल बबल्स है। जैसे कि एग्जांपल से समझे, किसी को मान लो ब्यूटी रील्स देखना पसंद है तो उसको सोशल मीडिया सिर्फ ब्यूटी रील दिखाएगा, उसको अभिजीत नहीं दिखाएगा, अभिजीत का प्रोटेस्ट दिखाएगा ही नहीं, वो अवेयर नहीं होगा उसके लिए। जिसको पॉलिटिक्स न्यूज़ में इंटरेस्ट है उसको पॉलिटिक्स वाली जो है रील्स और वो सब दिखाएगा। जिसमें मान लीजिए सिनेमा वाली रील्स में इंटरेस्ट है उसको सिनेमा वाली दिखाएगा। यानी एक बेसिक अंतर तो ये आ गया। पहले इन्फॉर्मेशन एक ही सोर्स से मिलती थी, एक ही तरह की इन्फॉर्मेशन, एक ही तरह का माइंडसेट पूरे कंट्री का तैयार हो जाता था, लेकिन अब अलग अलग है। आगे पहले वाले जो 2011 में लोग थे वो फिजिकली बाहर निकलते थे, यानी कि प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। बट अभी वाला व्यक्ति क्या करता है? पोस्ट कर देता है, मीम शेयर कर देता है या किसी सूचना को शेयर कर देता है और उसको लगता है कि अपना काम हो गया। और कोई अगर 2011 से पहले वाला पुराना व्यक्ति बोलता भी है कि अरे भाई आप युवा लोग हो, आपको अगर प्रॉब्लम है तो बाहर निकलिए, सड़कों पे आंदोलन कीजिए, तो बोलता नहीं अंकल मैंने तो ट्वीट कर दिया, 10,000 लोगों ने देख लिया, दैट्स इट, हो गया, है ना। तो ये एक माइंडसेट का अंतर आया। दूसरा, एक मुद्दा था, मात्र एक मुद्दा उस समय की भ्रष्टाचार। सरकार पे बहुत सारे 2G स्पेक्ट्रम हो गया, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, तमाम जो घोटाले के आरोप थे ये लगे थे, ठीक है, कोयला घोटाला हो गया, है ना। इसकी वजह से एक ही मुद्दा था, भ्रष्टाचार, यानी कि सरकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुद्दा। लेकिन अभी बेरोजगारी, पेपर लीक, यानी कि हर आदमी का अपना एजेंडा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है एकजुटता बनाने में मुश्किल आ रही है। आगे लोग गंभीर थे, उन्होंने बिल्कुल चुना, फिजिकल जगह चुनी, जंतर मंतर, उसके बाद प्रोटेस्ट किया, लोग जुटे वहाँ पे। लेकिन अभी वाले लोग जो है हास्य व्यंग्य वाले लोग हैं। तो ये बेसिक अंतर जो है, एक जनरेशन गैप जिसको बोला जाता है, एक पीढ़ीगत अंतर जो माइंड सेट में आता है, वो इस प्रोटेस्ट में देखने को मिल रहा है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपको समझ आई होगी। देखिए एग्जाम के हिसाब से डायरेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने समय की पहचान के लिए, अपने समय की समझ के लिए ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसलिए इंक्लूड किया, राइट। चलिए आगे। अब देखिए उर्वरक जो है DAP और यूरिया,
है ना, इस तरह के जो उर्वरक जो हम खेतों में यूज करते हैं। अब इनमें बहुत सारी समस्याएं आ रही है। समस्याएं क्या आ रही है? सबसे पहली समस्या तो ये आ रही है कि भाई ये जो है इस पे सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है, ठीक है, और दूसरा ये खेतों को नुकसान भी करता है। तो ये दोहरा जो नुकसान है वो देश को इनकी वजह से होता है, लेकिन इनका अल्टरनेटिव भी नहीं है, और अल्टरनेटिव उस तरह से सीरियस अल्टरनेटिव लागू भी नहीं किया गया। क्या समस्या है, क्या समाधान है, वो समझते हैं अपन, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या है कि भारत 80% तो घरेलू उत्पादन करता है, लेकिन 20% का आयात करता है, ठीक है, बाहर से मंगवाता है। और जो 80% का उत्पादन भी करता है, इस उत्पादन के लिए जो फ्यूल यूज होता है वो भी बाहर से मंगाता है, यानी कि ये एक्चुअल में 80% नहीं है, ये उससे भी कम हो जाता है। 2 लाख करोड़ की सरकार हर साल सब्सिडी देती है, ठीक है, और प्रदूषण में बर्बाद हो जाता है, जब बनाने की मेकिंग में बर्बाद हो जाता है 2 से 3%, 2 से 3 जो 2 बटा भाग है उसका 3 का, यानी कि लगभग 66% जो है यूरिया बर्बाद हो जाता है बनाने में। और फास्फोरस उर्वरक, क्योंकि फास्फोरस भारत में है नहीं, तो ये भी बाहर से इम्पोर्ट होता है। तो ये तो प्रमुख समस्या है हमारे उर्वरक सेक्टर की। अब क्या समाधान है? सबसे पहले दाल और फलियों की फसल चक्र को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए नेचुरली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर मान लो चने की फसल की, तो चने की फसल में इस तरह के माइक्रोबियल बैक्टीरियाज अंदर होते हैं नाइट्रोजन के, कि नाइट्रोजन का चक्रीकरण में फायदा मिलता है। यानी कि अभी जो चने की फसल करी है, अगले ज्वार की फसल को वो फायदा देगी। खाद की जो रिक्वायरमेंट है, उर्वरक की जो रिक्वायरमेंट है, उसको कम कर देती है। तो फसल चक्र को हमें अच्छे से लागू करना चाहिए। आगे खाद, कंपोस्ट, बायोचार, ये जो अल्टरनेटिव है रसायन के, उर्वरक के, इनका यूज किया जाना चाहिए। और उर्वरक को अंतिम साधन के रूप में अपनाया जाना चाहिए, कि जब और कोई ऑप्शन नहीं हो तब हमें रासायनिक उर्वरक के साथ जाना चाहिए। और एक नेशनल नाइट्रोजन स्टीयरिंग कमेटी पहले थी, उसको दोबारा शुरू करना चाहिए। तो ये जो 4 सजेशन है ये आर्टिकल में दिए गए, इनको आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं जब भी आपसे इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछे, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा सकता है। 2017 में मोदी जी ने मन की बात में बोला था कि हम अगले 5 साल में उर्वरक का जो उपयोग है उसको आधा कर देंगे, लेकिन ये बात पूरी तरह फेल हुई, क्योंकि सिस्टमेटिकली इसको लागू नहीं किया गया, और मंत्रालयों के बीच में आपस में समन्वय की कमी जो थी वो भी इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट थी, ठीक है। अब देखिए एक बुक आई है, क्या है? अख्तियार द यूनिफायर। क्या है? अख्तियार द यूनिफायर। ये अख्तियार कौन है? ये ऋषि अगस्त्य का नाम ही है अख्तियार। ऋषि अगस्त्य मुनि का नाम आपने सबने सुना होगा। सप्त ऋषि जो थे, शिव जी भगवान के पास गए थे और उनसे जो वरदान लिया था, सबसे क्वालिफाइड, सबसे योग्य जो लोग थे 7, उनमें से एक थे अगस्त्य मुनि। और अगस्त्य मुनि ने काफ़ी सारे शानदार काम किए हैं। तो उनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, क्या है? अगथियार द यूनिफायर। लेखक कौन है? ओ श्यामा भट्ट, वकील है मैसूर के एक, और डॉक्टर M.N. शुदा, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ है, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर बुक लिखी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से ये जुड़ा हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अख्तियार द यूनिफायर बुक किसने लिखी है? ओ श्यामा भट्ट एंड डॉक्टर M.N. सुधा ने। ओ श्यामा भट्ट और डॉक्टर M.N. सुधा ने, याद कर लेंगे आप, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ एक बात हो रही है एकीकरण करता। हमने सुना है भाई अंग्रेज भारत को एकीकृत करके गए, सरदार पटेल ने रियासतों को एकीकृत किया, बट कभी हमने सुना नहीं कि ऋषि अगस्त्य ने एकीकरण में क्या योगदान दिया, ठीक है। एक और सिंपल बात बताता हूँ, देखिए पिछले 10-12 साल से एक जो अलग तरह का राष्ट्रीय, आप एजेंडा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक राष्ट्रीय जो उभार है, जो फीलिंग्स है, वो अलग तरह से सामने आ रही है। जैसे हम ट्रेडिशनली, हमारी हिस्ट्री की बुक्स भी एक बात करती है कि भाई अंग्रेजों ने रेलवे का विकास किया, ठीक है, पोस्टल का विकास किया। ये सारी बातें ऐसी थी जिन्होंने इंडिया को यूनिफाई किया, लोगों को एक कोने से दूसरे कोने में कनेक्ट किया, लोगों को एक दूसरे से दूसरे कोने में जाने के लिए सहूलियत दी। तो इसने इंडिया को यूनाइट किया, ये बात बोली जाती है। बट धीरे धीरे इस विचार को खारिज किया जा रहा है। इस विचार को क्या किया जा रहा है? खारिज किया जा रहा है। उसी की कड़ी में अगस्त्य मुनि जी पे जो उपराष्ट्रपति जी का जो संदेश था, और बेसिकली मंत्रियों ने भी बात करी, वो इसी मायने में थी। ऐसा नहीं है अगस्त्य मुनि का जो योगदान था वो किसी भी मामले में कमतर नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड समझा दिया ताकि आप भी अपना आंसर लिखते टाइम अवेयर रहें। हमें मैं यूँ तो नहीं कहूँगा, हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन होती है अपने आंसर राइटिंग की, यानी कि संविधान क्या कहता है हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, कानून क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा सा अवेयर रखें, सरकार क्या कहती है वो भी इम्पोर्टेंट होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब गवर्नमेंट की लाइन पे भी आपको थोड़ा थोड़ा रहने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगस्त्य मुनि के बारे में। तमिल भाषा के जनक माना जाता है इनको। अब तमिल आपको पता, तमिलनाडु की साउथ की लैंग्वेज है। इस भाषा को बनाने वाले, इस भाषा में व्याकरण लिखने वाले कौन थे? अगस्त्य मुनि थे, ठीक है। पहला व्याकरण अगस्त्यम उन्होंने लिखा, नाम भी आप याद रखेंगे, अगस्त्यम। और तमिल भाषा का पितामह माना जाता है इनको, यानी कि इसके फोर फादर माने जाते हैं।
सबसे प्रमुख व्यक्ति जिन्होंने तमिल भाषा को जन्म दिया। इसका व्याकरण ग्रंथ जो है अक्थियम लिखा। उसके बाद 18 महान सिद्धों के गुरु थे, खुद सिद्ध नहीं थे, 18 जो महान सिद्ध थे उनके गुरु थे, यानी कि 18 लोगों को इतना काबिल बना दिया। जी, जो व्यक्ति शिव से शिक्षा लेके आए हैं तो उनकी जो काबिलियत है उस पर कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और 18 जो है सिद्ध गुरु इन्होंने बनाए, जो जड़ी बूटी, धातुओं से असारण और औषधियों की खोज की, नाड़ी ज्योतिष के प्रणेता थे। ये तमाम जो है इनकी एक्सपर्टीज थी। आगे बोलते हैं कि रामायण में भी इनकी भूमिका थी। हृदय स्रोत का जो पाठ है राम को करवाया था, और दिव्य अस्त्र शस्त्र भगवान राम को भेंट किए थे। यहाँ पे भी अगस्त्य मुनि जी का जो है एग्जाम्पल आता है। तो आप ये जो है ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगस्त्य मुनि जी के बारे में ये सवाल पूछा जा सकता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बुक के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। और आगे अक्तियम जो व्याकरण तमिल, ये किसने लिखा था? अगस्त्य मुनि ने। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। रामायण वाला जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा 18 मान सिद्धों के गुरु वाली बात भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक बार नजर मार लेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, एक सेई बांध है, वहां से एक टनल का निर्माण हुआ है, ठीक है। आपको पता है ये अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। आप इसको यूं समझ लीजिए, ठीक है। ये अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। इसके इधर में पूर्वी राजस्थान है और इधर क्या है? पश्चिमी राजस्थान है। पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी है, ये बात आप सब परिचित है, इस बात से पानी की कमी है। अब आप देखेंगे सेई बांध, सेई नदी जो है साबरमती जो नदी है, साबरमती की सहायक नदी है, सहायक नदी है। कौन सी? दाई तरफ की सहायक नदी है, ठीक है। अब इस सेई से एक टनल जो है वो इधर लाई गई है। इस सेई से एक टनल जो है इधर लाई गई है। कहाँ पे? जवाई बांध तक। जवाई बांध कहाँ पे? देखिए, जवाई बांध जो है आपका पाली में है। कहाँ पे है? पाली में है, ठीक है। और पाली जो है पश्चिमी राजस्थान में आता है, पानी की कमी है। पाली से जुड़ा हुआ क्या है? जोधपुर है, जहाँ भी पानी की कमी है। और जोधपुर इधर पाली के ऊपर कौन सा? जालोर है, यहाँ भी पानी की कमी है। तो इन 3 जिलों की पानी की कमी को एड्रेस करने के लिए ये बांध बनाया गया है, जवाई बांध। लेकिन आपको पता है इस एरिया में बारिश कम होती है, तो कई बार जवाई बांध खाली रह जाता है। तो एक व्यवस्था करी, एक सेई जो है नहर बनाई। कहाँ से? सेई नदी से जवाई बांध तक। कहाँ पे बनाई? कोटड़ा तहसील जो उदयपुर जिले की है, वहाँ से सेई नदी निकलती, वहाँ से सेई नदी से पाली जिले के सुमेरपुर में जवाई बांध तक जो है एक सुरंग बनाई गई, बेसिकली पानी के लिए, ताकि उसमें मानसून में एक्स्ट्रा पानी होता है, ठीक है, उस एक्स्ट्रा पानी को जवाई बांध तक लाया जा सके, जिससे कि पश्चिमी राजस्थान के ये जो 3 जिले हैं वहाँ पे सिंचाई और पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। अरावली की पहाड़ियों को काटकर 6.7 किलोमीटर लंबी ये भूमिगत जल सुरंग बनाई गई है। कितनी? 6.7 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें जो गुरुत्वाकर्षण का ऐसा बैलेंस रखा है कि बिना किसी पंप के पानी एकदम सुपर फ्लो से आके इस बांध में खाली हो जाए और इस बांध को भर दे। यानी ग्रेविटी का फ्लो रखा है, जहाँ मोटर की जरूरत नहीं, बिजली की जरूरत नहीं, पानी स्वयं बहता है। पहाड़ी थी क्योंकि आराम से ग्रेविटेशनल जो है बनाया जा सकता था। जैसे क्या होता है, एक तो मान लीजिए कोई नहर ऐसे है तो उसमें फ्लो नहीं रहेगा, लेकिन एक उसी जगह ऐसे है, मान लीजिए सुरंग, ठीक है, हाइट से शुरू करके, तो फिर उसमें नेचुरल फ्लो बन जाता है। लाभार्थी जोधपुर, पाली, जालोर के लाखों लोगों, हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को साल भर पानी मिलता है। ये बात भी आप याद रखेंगे। आगे देखिए, ई नाम जो है एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था। क्या था बेसिकली? इसमें मंडियों को जोड़ना था। देखिए, अभी जो मंडियां हैं वो सब ऑफलाइन है उस समय, सॉरी, अब तो ई नाम की वजह से ऑनलाइन हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, उस तरह से इम्पैक्टफुल योजना नहीं रही, लेकिन फिर भी इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या होता है, अगर ऑफलाइन है मंडी तो किसान को जब मंडी पहुंचेगा तभी बाजार भाव का पता चलेगा। लेकिन ई नाम में क्या होता है, किसान को ऑनलाइन बाजार का भाव पता चल जाता है कि भाई आपका जो चना है आज कितने रुपए केजी जा रहा है या कितने रुपए क्विंटल जा रहा है। उसी हिसाब से किसान डिसाइड कर सकता है कि भाई मुझे अब जाना है और बेच के आना है, अभी ठीक भाव मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ई नाम की ये व्यवस्था। दूसरी थी कि ई प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट आप बेच भी सकते हो, यानी कि यहाँ किसान ए है, इसने देखा, अच्छा इनाम पे देखा और बोला अच्छा ठीक है, तो बोलेगा यहाँ 54 रुपये चल रहे हैं, तो बोलेगा अच्छा 54 में मैं बेच रहा हूँ। तो इधर से सी व्यक्ति जो व्यापारी वो बोलेगा अच्छा ठीक है मैं खरीद लेता हूँ आपका, बताइए कहाँ से उठाना है, तो अपने गाँव का एड्रेस दे देगा, किसान के खाते में पैसे आ जाएंगे। तो ये जो है ऑनलाइन जिस तरह से पेमेंट जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये व्यवस्था की गई थी। अब क्या हुआ है, एक राजस्थान सरकार की योजना है कि ई नाम प्लेटफॉर्म पे 10,000 के विक्रय पे कूपन जो है मिलेंगे किसान को। मान लीजिए किसान ने इस ई नाम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली 50,000 के चने बेच दिए, 50,000 रुपये किसान को मिल गए।
अब किसान को 5 कूपन मिल गए। कितने मिल गए? 5 कूपन, कितने के? 10-10 हज़ार के। अब ये जो 5 कूपन है इनकी लॉटरी निकालेगी सरकार और टॉप 1, 2, 3 को जो है पुरस्कार देगी। ठीक है, तो ये डिजिटल जो विपणन है उसको प्रमोट करने के लिए। तो अभी जो पुरस्कारों की घोषणा हुई है, पहला पुरस्कार है 2.5 लाख रुपए का, दूसरा पुरस्कार है 1.5 लाख का और तीसरा पुरस्कार है 1 लाख रुपए का। ये पुरस्कार भी आप याद रखिए। और अभी जिनको मिला है इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीमती विद्या देवी विजयनगर से, ठीक है, श्री हंसराज रायसिंह नगर से और श्री सिकुराम जो है मेड़ता सिटी से, इनको पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार क्रमशः मिला है। इनको अच्छे से आप याद कर लेंगे। बात समझ गए होंगे आप। सिंपल समझिए कि मंडी में ऑनलाइन किसी ने जो जीन्स है अपनी पैदावार है वो बेची है, उसका ऑनलाइन पेमेंट लिया है, तो हर 10,000 रुपये पे उसको एक कूपन मिलता है। इस कूपन की एक लॉटरी निकलती है हर साल। उस लॉटरी में पहले, दूसरे और तीसरे व्यक्ति को इनाम मिलता है। बस सिंपल बात है। पहला 2.5 लाख है, दूसरा 1.5 लाख है, तीसरा 1 लाख है। पहला विद्या देवी को मिला है श्री विजयनगर से, दूसरा हंसराज जी रायसिंह नगर से और तीसरा सुखराम मेड़ता रोड को मिला है, मेड़ता सिटी को मिला है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, एक चेंज आया है होलसेल प्राइस इंडेक्स और जो है पीपीआई में, है ना। WPI प्रोड्यूसिंग प्राइस इंडेक्स एक होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स दूसरा प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स। देखेंगे दोनों क्या है। इनमें क्या बदलाव है? आधार वर्ष को बदल दिया गया है। देखिए पहले आधार वर्ष था 2011, 2012, इसको 2022 और 2023 कर दिया गया है, जो कि ये रूटीन प्रक्रिया है, हमेशा बदली जाती है जब भी लगभग एक दशक के आसपास का समय हो जाता है। ठीक है, तो आर्थिक सलाहकार जो DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है केंद्र सरकार का, उसने 15 जून से नई प्रणाली लागू कर दी है। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 15 जून से। क्या चेंज किया है? देखिए सबसे पहला चेंज किया आधार वर्ष में। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब है कि महंगाई का पता लगाना होलसेल बास्केट पे, है ना। होलसेल प्राइस के आधार पे महंगाई का पता लगाना, ये प्रमुख उद्देश्य है। तो पुराना जो आधार वर्ष था 2011-12 था, इसको बढ़ा के क्या 2022-23 कर दिया, बदल के, बढ़ा के नहीं बदल के। पहले जो आधार वर्ष 2011-12 हुआ करता था WPI का, उसको बढ़ा के 2022-23 कर दिया। दूसरा, पहले 697 वस्तुएं शामिल थी, इसको बढ़ा के 957 कर दिया, यानी कि इसके स्केल को भी बड़ा कर दिया ताकि एक्चुअल में महंगाई का पता चल सके। पहले सूचकांक केवल WPI था, होलसेल प्राइस इंडेक्स, लेकिन अब प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, क्या है? प्रोडक्शन प्राइस इंडेक्स, इसको भी शामिल कर दिया, यानी कि अब 2 इंडेक्स हो गए सेम आधार वर्ष पे 2022-23 पे। पहले ऊर्जा के मामलों में कोयला और तेल थे, अभी सौर, पवन, परमाणु, ठीक है, इनकी प्राइस को भी ऐड कर दिया है। तो ये मेजर बदलाव इन्होंने किया है। किस बेस पे किया है? देखिए IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो दुनिया के देशों को पैसा देता है, आर्थिक नीतियां बनाने में सहायता करता है। उन्होंने बोला है कि भाई आप WPI के हिसाब से ज़्यादा लंबा मत चलो, आपकी अर्थव्यवस्था और अच्छे से काम करेगी अगर आपने PPI इंडेक्स को भी जो है फॉलो किया, बनाया तो। अब इसमें फ़र्क क्या होता है? देखिए WPI का मैं बताता हूँ मेजर फ़र्क क्या होता है। जैसे फैक्ट्री में सामान बना, प्लस फैक्ट्री के गेट से निकला, ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया, यानी कि ट्रक वाले को, टैक्सी वाले को जिससे गया उसका खर्चा आया, प्लस जो है टैक्स लगा। ये किस में आ गया? ये WPI में आ गया। जबकि PPI में क्या होता है? सामान कंपनी के गेट तक जब पहुंचता है उसकी प्राइस को मॉनिटर किया जाता है। इसमें क्या है? एक्यूरेट प्राइस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बजाय WPI के। तो ये एक नया सिस्टम है और विकसित देश जो है इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो IMF ने सुझाव दिया था कि भाई जो विकसित देश फॉलो करें, इंडिया, आपको भी वही फॉलो करना चाहिए, और भारत सरकार ने इस पर अमल में लेके आया। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर एक साथ ऐसे चेंज, नो, 5 साल तक जो है लगभग दोनों चलाएंगे और उसके बाद में फिर PPI पे कंप्लीटली अपन शिफ्ट कर जाएंगे। ये बात इसमें बोली जा रही है। जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होती है? थोक मूल्य सूचकांक, इसमें टैक्स, ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी जुड़ा रहता है। जबकि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में फैक्ट्री के गेट तक सामान की मूल कीमत, ठीक है, मापता है, और साथ सेवाएं भी अभी इसमें शामिल है। 5 साल का संक्रमण काल है, यानी कि WPI और PPI साथ साथ चलेंगे, फिर WPI पूरी तरह बंद होकर ग्लोबल स्टैंडर्ड वाला PPI लागू हो जाएगा। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अगर नहीं समझ आई, अपन दोबारा फिर किसी दिन इसको पढ़ लेंगे। पुराना WPI का आधार वर्ष 2011-12 था, PPI का 2022-23 हो गया, WPI जो नया वाला उसका भी 22-23 हो चुका है। ठीक है, आज हमने PM मोदी के स्लोवाकिया द्वारा दिए गए ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस के बारे में डिस्कस किया, DRDO की बैलिस्टिक जो क्षमता भारत ने नई विकसित करी उसके बारे में, भारत फ्रांस के नए इनिशिएटिव के बारे में, धीरज बोमा देवरा की नई उपलब्धि के बारे में हमने बात करी, राजस्थान की जो स्वच्छता में विद्यालय रेटिंग है उसमें 3रा स्थान प्राप्त किया उसके बारे में बात करी, WPI PPI के बारे में बात करी, और जयपुर के हिट रेट्स के बारे में बात करी। ये तमाम जो है आज के डिस्कशन थे। एक बात जो हमने पहले डिस्कस कर ली कि जो भी इसकी PDF है, हो सकता है टेलीग्राम ना चले, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में
मैं आपको जो व्हाट्सअप ग्रुप क्रिएट किया है उसका लिंक दे दूंगा, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF वहाँ से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।